हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग क्लास 10th। तो बेटे नेक्स्ट आगे अब तक जो हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था केमिस्ट्री का, उसके अंदर अब तक हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेटे सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ये पढ़ा सर कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें केमिकली और वो एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, then the reaction is said to be combination reaction. It means that combination reactions are those chemical processes in which two or more reactants chemically combine to form only a single product. ठीक है, एग्जाम्पल्स बेटे बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड बेटे हमने ये पढ़ा कि कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर बेटे रिएक्टेंट तो केवल एक ही होगा लेकिन प्रोडक्ट्स दो या दो से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, यानी कि व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट्स decompose या फिर splits up into two or more products by absorbing energy in the form of heat, light or electricity. If the energy absorbed during decomposition is in the form of heat, then the decomposition is said to be thermal decomposition, and if the energy absorbed during decomposition is in the form of sunlight, then the reaction is said to be which type of decomposition? In the form of light है तो बेटे photolytic decomposition. In the form of electricity it is said electrolytic decomposition. तो इनके एग्जाम्पल्स भी हम कर ही चुके हैं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट हमारी तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे बेटे, उसके अंदर नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो आएगी बेटे वो आएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जगह देखिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये समझने से पहले बेटे फिर से मैं एक बार बता दूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और केमिस्ट्री 10th क्लास की समझने के लिए, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो सेकंड चैप्टर हो, चाहे थर्ड चैप्टर हो, चाहे वो फोर्थ चैप्टर हो, बेटे केमिस्ट्री के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर ये एक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पर लिखी है जो हर एक चैप्टर में काम में आएगी बेटे। ये हर एक बच्चे को लर्न हो, उसके बाद ही आप लोग केमिस्ट्री आगे बढ़ पाएंगे। देखो जरा रिएक्टिविटी सीरीज में है क्या सर, ये कुछ मेटल्स दिखाए हुए हैं और ये बताया हुआ है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज वो बेटे पोटाशियम है। ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो ये रहा पोटाशियम। तो पोटाशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। पोटाशियम जो बेटे ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, पोटाशियम के बाद थोड़ा लेस रिएक्टिव, पोटाशियम से थोड़ा सा कम रिएक्टिव क्या है सोडियम, उससे भी कम रिएक्टिव क्या है कैल्शियम। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम, ठीक है, डाउन द कॉलम जाएंगे बेटे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी इनकी डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी डिक्रीज। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है पोटाशियम, उसके बाद बेटे सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। आप उन्हें ऐसे ही लर्न करनी है सर। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, और लास्ट में प्लैटिनम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे यूज में आएगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर लर्न हो कि कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अब जरा देख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सर, दोज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जांपल नंबर 1। एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया सर CuSO4। ठीक है जी, CuSO4 लिया प्लस इसकी रिएक्शन करवाई बेटे मैंने जिंक के साथ Zn। आप मुझे बताओ CuSO4 का मतलब क्या है कि इसको क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट। CuSO4 को क्या कहते हैं भाई कॉपर सल्फेट। तो कैसे कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है बेटे कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये लिया मैंने जिंक। जिंक मेटल जो होता है ये कैसा होता है भाई, जिंक का कलर कैसा होता है सिल्वर वाइट। ठीक है, जिंक जो मेटल होता है, जिंक ले लिया हमने, जिंक की रिएक्शन करा इसके साथ CuSO4 के साथ, तो क्या बनेगा देखो जरा,
पहले आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ये जो कॉपर है और यहाँ पर ये जो जिंक है बेटे, यहाँ पर कॉपर का Cu2 पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव आयन है। ये Zn जो है ना, ये Zn2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझना। आप जरा इस रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करके मुझे बताइए कि कॉपर कहाँ पर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर सर इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये रहा, ये यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। जिंक कहाँ पर है बेटे, जिंक ये रहा ऊपर। तो आप मुझे बताइए जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक जो मेटल है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस यहाँ पर क्या होगा बेटे, जो ये जिंक जो मेटल था हमारे पास, ठीक है, इस जिंक मेटल ने क्या किया, इसके कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन था, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये जिंक मेटल इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये जिंक क्या करेगा, इसके अंदर से इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इस कॉपर को हटा देगा तो ये कॉपर बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये जिंक इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ SO4 के साथ। तो क्या बना लेगा ये ZnSO4। बोलो बात समझ में आई? तो ऐसे हुआ बेटे, देखो जिंक जब यहाँ सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ZnSO4 ही बनेगा। क्लियर? तो अब आप मुझे बताइए जरा, CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn, यहाँ पर देखते हैं अब क्या बनेगा, इसको भी रब कर देता हूँ। क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर बन गया सर ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 जो होता है ये कलरलेस था, यानी कि जो ये जिंक सल्फेट बना ये कलरलेस सॉल्यूशन है, और ये रेड ब्राउन कलर का हमें कॉपर मिल जाता है। जो ये रेड ब्राउन कलर का मिल जाएगा कॉपर। तो अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, किसी की दूसरे की जगह को ले लेना। यहाँ पर किसने किसकी जगह ली है, यहाँ पर जिंक ने कॉपर की जगह ले ली है ना, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कोई आपसे पूछे कॉपर को कहाँ से डिस्प्लेस किया, तो आप बताएंगे सर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से, उस कॉपर के उसके सॉल्यूशन में से जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और अपना एक नया कंपाउंड बना लिया। क्लियर? देखो जरा यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए सर क्यों कर दिया डिस्प्लेस, क्योंकि जिंक जो था वो क्या था, ज्यादा पावरफुल था, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ पर आप आ जाओ डेफिनेशन बनाते हैं इसी से। सर ये दोज केमिकल प्रोसेस, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच, जिनके अंदर क्या होता है बेटे, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये जिंक क्या था, मोर रिएक्टिव था, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस किसको कर देता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट, किसको डिस्प्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या था यहाँ पर, कॉपर, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ से डिस्प्लेस किया था कॉपर को, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इस कॉपर का जो कंपाउंड बना हुआ था ना CuSO4, इस सॉल्यूशन में से इसने जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। टू फॉर्म, आगे क्या लिख दूं, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, बस इतनी बात, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल समझ में आ गया आपको, ठीक है बेटे। तो ये करना है, नेक्स्ट देखेंगे आगे, एक एग्जांपल और ले लेंगे सर। मैं बताता हूँ, CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये CBSE ये क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन iron nail is dipped into solution of copper sulfate। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब सोचो कैसे होगा, वो ध्यान से, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल,
व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल, तो आयरन नेल ली मैंने, ये ले ली आयरन नेल, ठीक है जी। ये आयरन कैसे कलर का होता है सर, ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इज डिप्ड इनटू, किसमें डिप किया, इनटू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया सर, CuSO4 में, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसे कलर का सॉल्यूशन होता है सर, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या किया हमने, आयरन नेल, ये आयरन नेल कैसे कलर की बताई मैंने, ग्रे कलर की, ठीक है। इसको डिप कर दिया, तो बताओ क्या होगा, ये तो क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आप बताइए कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो बहुत ध्यान से समझो। पहले एक तो एलिमेंट है आयरन, एक एलिमेंट है कॉपर, पहले इनकी रिएक्टिविटी जरा चेक कीजिए। इसमें सर आयरन ये रहा, और दूसरा क्या है, कॉपर है, कॉपर ये रहा, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, आयरन की कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इफ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यदि बेटे ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आयरन यहाँ से इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर को बाहर निकाल देगा, ये कॉपर बाहर आ जाएगा, और प्लस में ये आयरन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या जुड़ के क्या बना लेगा, FeSO4, क्या बना लेगा, FeSO4। तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट, क्या बन गया, आयरन सल्फेट। ये इसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। तो ये बन गया, और ये कैसे कलर का बनेगा सर, ये ग्रीन कलर का, कैसे कलर का बनेगा, ग्रीन कलर का। और ये कॉपर जो है ये रेड ब्राउन कलर का, कॉपर का कलर आपको पता होना चाहिए, और उनके कलर सबको याद हो आपको, कलर के बगैर कुछ नहीं होते, ठीक है। तो ये रेड ब्राउन कलर का कॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, CuSO4 वाली रिएक्शन, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में रब कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं बैक जाकर, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पर हुआ कि इसका आंसर में अब क्या लिखोगे इसके आगे कि सर व्हेन आयरन नेल is dipped into, ऐसे लिखेंगे, when iron nail is dipped into a solution of copper sulfate, then iron, क्या लिखेंगे सर, iron displaces copper from its blue color solution of copper sulfate to form green color solution of ferrous sulfate, FeSO। कहने का मतलब समझ में आया, क्या बताया मैंने कि जब आयरन नेल, व्हेन आयरन इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, देन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म्ड ए न्यू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट व्हिच इज ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन कलर सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड। पहली चीज तो ये ब्लू से कैसा चेंज हो गया, देखो ग्रीन में चेंज हो गया बेटे, ब्लू से कैसे कलर में चेंज हो गया, ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया, दिख रहा है ना, ब्लू से कैसे कलर में चेंज हो गया, ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा और क्या हुआ, एंड ए रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ copper is deposited on the iron, ठीक है। एक रेड ब्राउन कलर की कोटिंग इस आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट, क्योंकि रेड ब्राउन कलर का मिला था कॉपर, इसकी लेयर इस आयरन नेल के ऊपर, जो कि पहले ग्रे नजर आ रहा था ना आयरन, और वो ग्रे नहीं आया, उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की ऊपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो बोलो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है।
ठीक है पक्का। तो बेटे ऐसे ही है, ये आप लोगों ने ध्यान करने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ पैरेलल सॉल्यूशन का। देखो ये हो गए, तो एक एग्जांपल और देख लो। देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया AgNO3 प्लस Cl2 फॉर्म्स AgNO3 प्लस Cl2 ऊपर ले लिया, ठीक है। AgNO3 प्लस Cu, आप मुझे बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर है या सिल्वर है? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो कॉपर क्या कर देगा, इसको डिस्प्ले कर देगा, क्या बना लेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर कलर चेंजेस बहुत जरूरी है, कलर चेंजेस जानना बड़ा जरूरी है। जब तक कलर चेंजेस नहीं जानोगे ना तो बात नहीं बनेगी। कलर चेंजेस मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटे, जैसे ये AgNO3 का ना, ये कलरलेस होता है। ये तो आपको पता है कि कॉपर ने सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। और ये कैसे कलर का था, रेड ब्राउन कलर का होता है। अब ये कैसे बन जाएगा, ये ब्लू कलर का बन जाएगा, कलरलेस से कैसे कलर का बन जाएगा, ब्लू कलर का, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। प्लस में सिल्वर का कलर आपको पता ही है, सिल्वर व्हाइट, ठीक है। सिल्वर का कलर आपको पता ही है सर, सिल्वर व्हाइट, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सर। ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी बहुत से एग्जांपल मैं नोट्स में भेज रहा हूँ बच्चे, साथ में आप लोग कर लेंगे प्रैक्टिस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, सबसे इजी रिएक्शंस है, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, उससे आपको ये बात ज्यादा क्लियर होगी आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया BaCl2 प्लस Na2SO4, ये एग्जांपल मैंने दिया। BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनाएगा, वो ध्यान से समझना बेटे। जब भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करें, सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उनको आयंस में स्प्लिट करो। आयंस में स्प्लिट करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन आप लोग कर पाएंगे। आयंस में सबसे पहले स्प्लिट करें। जैसे मैंने क्या किया है, ये बैरियम था, इस बैरियम का आयन मुझे पता है सर 2 पॉजिटिव होता है। क्लोरीन का आयन मुझे पता है सर Cl नेगेटिव होता है। सोडियम का मुझे पता है सर पॉजिटिव होता है, सल्फेट का 2 नेगेटिव होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कि हमें तो ये बैरियम का पता ही नहीं था। तो उन लोगों, यदि आपको क्लोरीन का पता है तो बैरियम का तो ऑब्वियस से पता होगा। कैसे, देखो मुझे भी नहीं पता था बैरियम का क्या होता है, सच बताऊं, ठीक है। ये देखो मैंने तो क्या अंदाजा लगाया, ये BaCl2 लिखा हुआ था, मुझे याद था कि बैरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BaCl2 होता है। तो कैसे आया होगा, ये देखो Cl, यहाँ पे तो 1 लिखा होगा। तो आप मुझे बताओ, इसके साथ में ये जाएगा 1 और यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है Cl2, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर 2 रहा होगा। तो मुझे पता लग गया बैरियम की वैलेंसी कितनी है, 2, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बेटे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे, जैसे कि देखो मैं बताऊँ आपको, ये पॉजिटिव आयन जो है ये इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा और इधर का पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आ जाएगा। तो देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा तो Na और ये Cl जुड़ेंगे, दोनों की वैलेंसी 1 है, क्या बनेगा NaCl। प्लस में ये बैरियम और ये सल्फेट 2 और से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बन जाएगा BaSO4, ये बन जाएगा। तो ये जो बैरियम सल्फेट जो ये बना, ये बेटे व्हाइट कलर का PPT होता है। ये व्हाइट कलर का क्या होता है, PPT, प्रेसिपिटेट भी होता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है,
इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस जो कि एक रिएक्शन के दौरान एट द बॉटम ऑफ द वेसल में डिपॉजिट रहता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये अपने पास क्या थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन बताओ। ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच two substances, if it two reactants, या फिर लिख सकते हैं two substances, ठीक है बेटे, reacts by the exchange of their ions, अपने आयंस का एक्सचेंज करके क्या करें, रिएक्ट करें टू form two new compounds। जैसे कि मैंने बताया सर, ये एक्सचेंज ऑफ आयन से ये दोनों रिएक्टेंट क्या रिएक्ट किए थे और इन्होंने क्या बनाए, ये दो नए सब्सटेंस बनाए। समझ में आई बात? जिनमें से एक तो हमारे पास क्या था, प्रेसिपिटेट था। एक तो दोनों में से क्या था, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा इंसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट। ये इंसोल्यूबल है, इसमें इंसोल्यूबल है, इस NaCl वाले सॉल्यूशन में। NaCl में घुलेगा नहीं है, ये नीचे बैठ जाएगा, NaCl ऊपर रहेगा। ठीक है, इंसोल्यूबल है। दूसरी बात सॉलिड है क्योंकि नीचे डिपॉजिट हो गया, हैवी था, नीचे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, और व्हाइट कलर का था इसलिए क्या बोला, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, दोज केमिकल रिएक्शंस, बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा ये बात, दोज केमिकल रिएक्शंस in which a insoluble solid product that is precipitate is formed are known as precipitation reactions। और बच्चे मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती है। ठीक है, तो ये हमने समझना था डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये एक एग्जांपल था। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैंने, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, ये व्हाइट कलर का पीपीटी बना। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करें, मैं रब कर रहा हूं बेटे इसको। और एग्जांपल देख लो इसके, मैंने यहाँ पर लिखा सर AgNO3 प्लस NaCl। ये लो, अब आप लोग मुझे बताएं, सबसे पहला क्या बताया मैंने, आयंस में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले आयंस में स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे आयंस में स्प्लिट, सिल्वर की वैलेंसी बेटे 1 होती है, NO3 की नेगेटिव, सिल्वर के ऊपर प्लस होता है और नाइट्रेट के ऊपर माइनस, +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस। ये आयंस है। अब पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर भाई, AgCl, तो ये बन गया प्लस NaNO3। ठीक है, नेम ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया, ये सिल्वर क्लोराइड। ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। ये NO3 कौन सा आयन है, नाइट्रेट आयन है, याद हो 9th क्लास में भी पढ़ा था। 9th क्लास में पेज नंबर 37, ठीक है, आपके NCERT का चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 37 टेबल नंबर 3.6 पॉलीएटॉमिक आयंस, याद आया कुछ, वहां पर पढ़े थे सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सारे आयंस आप लोग पढ़ करके आए थे। ठीक है, तो वहां से जाके इनको लर्न कीजिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। जिस बच्चों जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास नहीं है बुक, तो मुझे मैसेज करके बताइए, मैं लिख के भेजूंगा फिर। ठीक है, चलिए, तो ये सिल्वर क्लोराइड हो गया। मैं इसके लिए ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या बेटे, सोडियम क्लोराइड। चलिए, आप मुझे बताइए ध्यान से, यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन सा है, इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन सा है, कौन सा इन दोनों में से प्रेसिपिटेट है बेटे, ये सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ये सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है प्रेसिपिटेट। क्लियर, तो इसको करो जल्दी से, रब कर रहा हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट के ज्यादा एग्जांपल्स नहीं करेंगे, आगे भी करना हमने।
नेक्स्ट है बेटे फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो है हमारे पास, एक तो हमने पढ़ना है सर सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं वो ध्यान से बड़े प्यार से एक एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है आपने और बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ बेटे। सबसे पहले दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच या तो क्या हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहली चीज। दूसरा क्या हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर बेटे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर किसी सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो हम बोलेंगे यस द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यदि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन, यदि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया सब्सटेंस। यदि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो उसका भी क्या हुआ है ऑक्सीडेशन ही हुआ है। तो या तो एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का या रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, दोनों ही केस में, दोनों में से कोई भी एक काम भी यदि हो जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और मैं बताता हूं सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना किसी सब्सटेंस में से वो भी ऑक्सीडेशन है। मैं लिख देता हूं LeO, LeO, loss of electrons is known as oxidation, loss of electrons is known as oxidation, ऐसा लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप चलिए बेटे मैं आपको बता दूं डेफिनेशन और भी है। एडिशन ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, 5 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। लेकिन बात यहाँ पर ये है आपके 10th क्लास में इस चैप्टर में, स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर ये 2 डेफिनेशन ही काम आएंगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर, इसको मैं रन कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, और है ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गई। जैसे मैं बताऊं Cu प्लस O2 फॉर्म्स CuO, Cu प्लस O2 फॉर्म्स CuO। मैं आपको बता दूं सर जो ये कॉपर है ये शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है, बताइए आपको सबको, ब्राउन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हीट, तो ये ब्लैक कलर का क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड, क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड। लेकिन मैं समझा क्या रहा था, देखो यहाँ पर ये कॉपर है बेटे, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन क्या हुई है ऐड हो गई। देखो यहाँ पर Cu के साथ क्या आ गई ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर देखा तो ऑक्सीजन नहीं थी, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन अटैच नहीं थी यहाँ पर। लेकिन RHS में देखा तो मैंने देखा सर कॉपर के साथ में यहाँ पर क्या आ गई है ऑक्सीजन आ गई। मैंने यहाँ पर लिख दिया सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसे क्लियर हुई बात। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसे ध्यान रखिए। और एक और मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कर दूं बेटे CBSE का, आपके CBSE में और NCERT का ये क्वेश्चन है सर, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है X, ऑन हीटिंग इन एयर, जब उसको एयर में हीट किया जाता है, देन इट फॉर्म्ड ए, तो क्या फॉर्म करता है ए ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, तो वो बनाता है एक ब्लैक कलर का कंपाउंड। तो देखो वो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट क्या है कॉपर है, X क्या है वो कॉपर, और एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको हीट किया तो इसने क्या बनाया ब्लैक कलर का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड।
तो आपसे पूछेगा नेम द एलिमेंट एक्स, क्या आएगा कॉपर। शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स कौन था कॉपर। और एयर के प्रेजेंस में हीट के केमिकल रिएक्शन Cu+O2 हीट करेंगे, यहाँ पे लिख देना एयर, कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कलर का कंपाउंड। तो पूछे ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या बना था कॉपर ऑक्साइड बना था सर। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। ठीक है, आप लोग वापस जाके जो मैंने क्वेश्चन बोला उसको नोट कर लेंगे चाहे तो। ठीक है, चलिए तो ये सामने आया बेटे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद क्या आता है, एक और टर्म समझनी है हमने ऑक्सीडेशन के साथ साथ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो पढ़ लेते हैं, रिडक्शन भी पढ़ लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। ये रिएक्टिविटी सीरीज का काम नहीं रहा। अब देखो जरा रिडक्शन रिएक्शन। अब मुझे बताओ रिडक्शन में इसका अपोजिट कर दो। रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का अपोजिट कर दो, जस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन था यहाँ पर क्या आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर क्या था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी जगह क्या आ जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उल्टा हो गया ना, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। अब ये था रिडक्शन। अब एक बात ध्यान से समझना, एक मैं एग्जांपल बताता हूं बेटे, सीबीएसई में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, वो ध्यान से ये वाला टॉपिक समझ लेना जो अभी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, क्या मैंने यहां पर लिया सर CuO प्लस H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2, ये रिएक्शन। ठीक है जी, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। इसमें ध्यान से समझ लेना, सुन लेना एक एक बात। क्या सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अंदर आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ है, रिडक्शन कहां पर हुआ है, कि कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है कहां पर रिडक्शन हुआ है। बेटे कैसे बताएंगे, देखो ये कॉपर LHS साइड से देखना स्टार्ट करें। तरीका क्या है, ये LHS साइड है हमारे पास और ये RHS साइड, ये है ना बेटे, ये LHS साइड है और ये RHS साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड से ऑब्जर्व करो पहले कंपाउंड को, हमेशा तरीका यही है। रिएक्टेंट साइड में क्या है कॉपर ऑक्साइड CuO को ऑब्जर्व कीजिए जरा, देखो ये यहाँ, इसके साथ में क्या ऑक्सीजन। अब इसको RHS में चेक करो, कॉपर को अब RHS में चेक करो कि LHS में तो इसके साथ ऑक्सीजन थी, RHS में इसके साथ ऑक्सीजन है नहीं है, RHS साइड में इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। जब बेटे देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो कॉपर था इस कॉपर के साथ में क्या है ऑक्सीजन है, RHS में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब इस कॉपर के अंदर से, इस बेचारे कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन क्या हो गई है रिमूव हो गई है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये पढ़ो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है सर रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है रिडक्शन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ सर कि ये अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे एरो लगानी है आपने बेटे, ये ऐसे, ये तरीका है करने का, ऐसे ही करना है। क्या हुआ यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है सर रिडक्शन। तो आप मुझे बताइए रिडक्शन किसका हुआ, किस बेचारे में से ऑक्सीजन रिमूव हुई, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो रिडक्शन किसका हुआ, इस पूरे कॉपर ऑक्साइड का हुआ ना। आप यही तो बोलेंगे सर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू फॉर्म कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और क्या बना लिया कॉपर बना लिया उसने। समझ में आई बात। तो रिडक्शन किसका हुआ कॉपर ऑक्साइड इस पूरे का। ठीक है, तो आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे क्या कि सर सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस्ड
ठीक है। रिड्यूस कौन सा वो सब्सटेंस हुआ है, आप क्या बोलेंगे सर, कॉपर ऑक्साइड Cu, ठीक है। अब आपने बताना है मुझे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन देखो वहां पर, देखो जरा ये हाइड्रोजन, आप पहला कंपाउंड देख लिया, यहाँ पर क्या कर पड़ी थी, कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन थी, पहले कंपाउंड में क्या देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर देखा तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं। अब दूसरे पे चलो, हाइड्रोजन को देखो जरा, H2 था बेटे, इधर देखो H2 के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, मतलब H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, देखो लिखो यहाँ पर, ऐसे ही एरो बनानी है, ऐसे, यस। तो लिखिए सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बोलो ये होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ना बेटे, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, किसमें ऐड हुई है, हाइड्रोजन में, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना लिया, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन कर। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, H2, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ, CuO तो क्या हो गया, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड होकर क्या बना लिया, कॉपर, और H2, ये H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, H2, और होकर के बनाया क्या, वाटर, H2O। क्लियर, समझ में आई इतनी बात। चलिए एक बात मुझे बताओ बहुत ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो इसके पास ये ऑक्सीडाइज हुआ कैसे था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई थी ना, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कैसे हो गया था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई थी। वो ऑक्सीजन जो इसमें ऐड हुई है, इस हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन ऐड हुई है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास कहां से आई, किसने दी इसको ये ऑक्सीजन, आप कहेंगे सर इसने दी कॉपर ऑक्साइड ने, किसने दी, कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन इसको दी ना, तभी तो इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यदि ये हाइड्रोजन अकेला रखा रहता तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाता, बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता ऑक्सीडाइज। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो सब्सटेंस बेटे, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जो सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस था H2, ये जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज किसने करवाया होगा, दूसरे ने, जो उसके साथ में, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा सर ये जो CuO है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस CuO ने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, तो हम क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं सर, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कि कॉपर ऑक्साइड ने इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाया, हाइड्रोजन यदि अकेला रखा होता, ये रिएक्ट नहीं करता तो हो जाता, नहीं होता ना। कॉपर ऑक्साइड आया, उसने अपनी ऑक्सीजन इसको दी, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा देखो रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट, पहले तो मुझे बताओ, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से क्या रिमूव हुई है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हुई है ना कॉपर ऑक्साइड में से, तभी तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हुआ है, CuO। इस CuO को रिड्यूस किसने करवाया, यदि अकेला रखा होता तो रिड्यूस हो जाता अपने आप, नहीं ना, ये हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने आके इससे ऑक्सीजन मांग ली, तो इसका रिडक्शन हुआ ना, तो इसका रिडक्शन किसने करवाया, इसके पड़ोसी ने, किसने, H2 ने। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2, ठीक है। वो ध्यान दे, देखो एक बार बेटे, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ था, H2, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, वो दूसरे को हमेशा रिड्यूस करता है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो रिड्यूस क्या हुआ था, CO, और एजेंट कौन सा है, वो ऑक्सीडाइजिंग।
क्लियर। तो लास्ट एक ही बात में बात ध्यान रख लेना कि जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज्ड हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक करो। नेक्स्ट देखो आगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। और बेटे एक बात ध्यान रखनी है आपने कि ये जो केमिकल रिएक्शन है CuO+H2 फॉर्म Cu+H2O, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर वन इज रिड्यूस्ड आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस। फिफ्थ टाइप क्या थी हमारी केमिकल रिएक्शन की, यही थी रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस किन्हें कहते हैं? RED का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस अकर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे सर हम? रेडॉक्स रिएक्शंस। या फिर ये भी कह सकते हैं सर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर वन इज रिड्यूस्ड आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्लियर, तो ये ध्यान रखो। अब देखो नेक्स्ट हम आगे करते हैं अपने एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो बेटे अब देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैं बताता हूँ सर, दो मेन एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। पहली एप्लीकेशन ये है सर, जो मेटल्स होते हैं हमारे, मेटल्स का जो कोरोजन होता है ना बेटे, कोरोजन होने का मतलब क्या है कि मेटल्स कोरोड कब होते हैं, उनके ऊपर जंग वगैरह या फिर लेयर डिपॉजिट कब होती है, वो ध्यान से सुनना। कोरोजन का मतलब होता है किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना, यानी कि मेटल के साथ में ऑक्सीजन ऐड करवा दो। ठीक है, जब किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन गैस, ये जो एयर में है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की, कार्बोनेट की, डिफरेंट टाइप्स की लेयर डिपॉजिट होती चली जाती है उस मेटल के सरफेस पर, और हम ही कहते हैं सर ये मेटल जो है ना ये कोरोड हो गया है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन हो गया है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है ऑक्सीडेशन की? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है देखो जरा, इसमें जब भी मेटल के ऊपर लेयर डिपॉजिट होगी तो वो मेटल धीरे धीरे क्या होने लगता है, फिर वेस्ट होने लगता है, खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। वो मेटल का सरफेस डैमेज हो जाता है ना बेटे, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है वो मेटल जब वो कोरोड होता है। तो आप ये कहेंगे सर धीरे धीरे किसी मेटल का क्या होना, गलना, ईटअप होना, खराब होना, डैमेज होना, ईटन अप, ऐसे वर्ड यूज करना आपने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर? द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल, किसी मेटल का धीरे धीरे ईटन अप होना। कैसे, क्यों हो जाता है ईटन अप? बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है बेटे? मॉइस्ट एयर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर के अंदर कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो एयर भी होती है। तो एयर मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब मॉइस्ट का मतलब वाटर वेपर्स। तो जब वाटर और एयर दोनों किसी मेटल के सरफेस पर अटैक करते हैं या एक्ट करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो मेटल धीरे धीरे ईटन अप होना स्टार्ट हो जाता है, ईटन अप होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर मॉइस्ट एयर नहीं डालेंगे, चलो कोई बात नहीं, मॉइस्ट एयर में हमने घर के अंदर रख लिया, हम उसको हवा लगने ही नहीं दे रहे, आप एसिड डाल के देख लो उस पर। यदि किसी मेटल के ऊपर आप एसिड डालेंगे तो भी तो वो गल जाएगा। यदि किसी मेटल के ऊपर यदि आप एसिड डालते हैं तो भी तो वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं सर कोरोजन या तो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से होगा या किसी मेटल के सरफेस के ऊपर एसिड डाल देने से भी क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। तो क्या लिखा मैंने? द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर और ए केमिकल लाइक एसिड ऑन देयर सरफेस। या उनके सरफेस पर क्या डाल दो, केमिकल सब्सटेंस लाइक एसिड आप लोग उनके सरफेस पर बेटे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, कोई एग्जांपल बताओ कोरोजन का, डेली लाइफ में कौन सा एग्जांपल है कोरोजन का, मैं बताता हूँ बेटे। सबसे पहला एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन।
एग्जाम्पल है कोरोजन का, बेटे ध्यान रख लेना, ये एग्जाम्पल है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, क्या होता है इसमें मैं बताता हूं आपको। जैसे भी हमारे पास है ना, ये था Fe, ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्ट में क्या है, एयर, ये आयरन था, आयरन मेटल है, इसके कॉन्टेक्ट में क्या है, ऑक्सीजन, एयर से, और इसके कॉन्टेक्ट में है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर। अब आपको क्या पता कि एयर में कितना मॉइस्चर है, नहीं पता ना आपको, तो कि भाई क्या पता एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, आप इस बात का पता नहीं है भाई। एयर में वाटर वेपर्स 1 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 3 है, 4 है, क्या पता कितना मॉइस्चर है हमें। तो हम ये मान लेते हैं सर एयर के अंदर x मॉलिक्यूल वाटर वेपर्स है, कितने मॉलिक्यूल वाटर वेपर्स है, x। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं ना बट इस आयरन के साथ, ये तीनों चीजें, तो यहाँ पर Fe2O3 बनता है। क्या बनता है, Fe2O3। आप मुझे बताओ Fe2O3 का नाम क्या होगा, आयरन। क्यों, मुझे बताओ आयरन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी। एक मिनट, यहाँ पे शेडो आ रही होगी कुछ, मैं करता हूँ उसको ठीक। हाँ, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो मुझे बताओ बेटे ये आयरन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी, Fe2O3 यदि बना है, ये 2 तो यहाँ आया होगा, ठीक है सर, इसके बाद 2 है, यहाँ पर कितनी थी, ये 3 था, तभी तो ये उसके पास गया है, Fe2O3 तभी तो बना है, यानी कि आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन की वैलेंसी उसके ब्रैकेट में लिख दी मैंने यहाँ पर नेम, ठीक है। और मैं बताऊं साथ में डॉट XH2, भाई ऑक्सीजन ने तो क्या बनाया, ऑक्साइड, और वाटर ने डॉट XH2। तो मुझे बताओ आयरन थर्ड ऑक्साइड तो है, लेकिन साथ में क्या है, उसके साथ में वाटर, वाटर का मतलब ये हाइड्रेटेड है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रेटेड, तो लिखेंगे साथ में यहाँ पर हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड किस लिए वर्ड यूज किया, वाटर के लिए, क्या लिखेंगे, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। बोलो बेटे समझ में आई ये बात। तो ये आपके पास है ना, ये ब्राउन कलर का रस्ट है, ठीक है, रेड ब्राउन कह लीजिए, यही इसी का कॉमन नेम क्या है, रस्ट। आपके पास पेपर में एग्जाम में 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सर, क्या कि राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो, आप क्या लिखोगे, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, ये आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन की क्या है, ये केमिकल रिएक्शन, ये पूछी जाती है पेपर में, रिएक्शन भी लिखवाई जाती है ऐसे, तो ये रिएक्शन कर लेना अच्छे से, ठीक है जी। अच्छा, और कोई एग्जांपल भी रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का और कोई एग्जांपल, सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन कह रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ कोरोजन, कोरोजन का कोई और एग्जांपल, एक एग्जांपल क्या पड़ा कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। और देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ बेटे आपको इसका, कोरोजन का, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। कौन सा मेटल, सिल्वर मेटल। देखो ये सिल्वर था ये जी, इसके कांटेक्ट में ये एयर के अंदर, एक पहले अलग से एक बात मुझे समझना है यहाँ पे अलग, बेटे ये एयर है, एयर के अंदर सल्फर होता है, एयर के अंदर क्या होता है, सल्फर, लेकिन सल्फर अकेला नहीं होता, वो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में होता है। एयर के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सल्फर अकेला नहीं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एयर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ सल्फर, एयर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ सल्फर बट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिल्वर जो है, सिल्वर मेटल, जब आप उसको एक्सपोज करते हैं एयर से, एक्सपोजर देते हैं एयर का, यानी कि उसको बाहर रख दिया हमने एयर के अंदर, तो क्या होगा, उसके कॉन्टेक्ट में क्या आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये H2S है ना, ये जल्दी रिएक्ट कर लेगा। आप सोच रहे हैं सर ऑक्सीजन क्यों नहीं रिएक्ट कर जाती,
कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं कर जाती बेटे, ये देखी जाती है मेटल की रिएक्टिविटी पर, ये बेचारा लेस रिएक्टिव, इसके साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एयर के अंदर से ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड था ये इस सिल्वर मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट, और रिएक्ट करके यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड Ag2S बना देगा। ये क्या बना दिया, सिल्वर सल्फाइड, और प्लस में H2, सिल्वर सल्फाइड प्लस में H2। ये है कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, यानी कि सिल्वर मेटल के ऊपर, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यानी कि सिल्वर मेटल के ऊपर क्या हो गई है बेटे, बताओ जल्दी से, सिल्वर मेटल के ऊपर क्या हो गई, कोटिंग हो गई है, ठीक है भाई। सिल्वर मेटल के ऊपर क्या हो गई है, कोटिंग हो गई है। और कैसे कलर की कोटिंग हो गई है, कोई पूछे तो आपसे ये बताओ कैसे कलर की कोटिंग हुई है, ये ब्लैक कलर की, ठीक है। तो सिल्वर मेटल को जब आप एयर में रख देंगे तो एयर में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड था वो रिएक्ट करेगा और सिल्वर मेटल के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। उस ब्लैक कलर की कोटिंग के डिपोजिशन को ही हम कहते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। क्लियर? पक्का ये कलर याद करना बहुत जरूरी है, बट एक ब्लैक कलर की कोटिंग है। ऐसे ही सेम एक एग्जांपल और देख लो, नोट कर लिया होगा आपने। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर का बताओ, कॉपर का कोरोजन कैसे होगा? देखो ये कॉपर का फॉर्मूला सी, इसके कांटेक्ट में क्या आएगी एटमॉस्फेयर से CO2, इसके कांटेक्ट में क्या आएगा वाटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉपर कार्बोनेट बना देता है CuCO3 और प्लस में H2, क्या बना लेते हैं CuCO3, क्या बन गया ये कॉपर कार्बोनेट। और ये कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की है। जब कॉपर को एयर में एक्सपोज किया जाता है तो ये एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, एयर के अंदर जो ये मॉइस्चर था, ये दोनों चीजें ये कॉपर के क्या आती है, कॉन्टेक्ट में आती है और कॉपर के ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की लेयर डिपोजिट हो जाती है। क्लियर? पक्का? तो ये ध्यान रखो, ये 3 एग्जाम्पल थे कोरोजन के। आपसे पूछा जाए सर हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे सर, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, बाय पेंटिंग, पेंट कर दो, ऑयल और ग्रीस कर दो मेटल्स को, ताकि एयर उनके कॉन्टेक्ट में ना आए और उनका ऑक्सीडेशन ना हो। समझ में आई बात? हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, तो आप क्या कहेंगे सर, हम उनको क्या कर दें, मेटल्स के ऊपर ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर दें या उनके ऊपर पेंट कर दें ताकि एयर उनके कॉन्टेक्ट में ना आए। एक मैं तरीका और बताता हूँ इम्पोर्टेंट, आपके पेपर में पूछा जाता है सर, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से आप कोरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यू कैन यूज द टेक्निक ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक जिंक के एक आयरन के मेटल के ऊपर, आयरन के मेटल के ऊपर बेटे जिंक की एक कोटिंग कर देना। एक थिन कोटिंग ऑफ जिंक is deposited on the surface of iron is known as galvanization। ठीक है, आयरन के मेटल के ऊपर एक जिंक की थिन कोटिंग करना ही गैल्वेनाइजेशन होता है। उससे फिर फर्दर उसका कोरोजन नहीं होगा आयरन का और वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जा सकता है गैल्वेनाइजेशन से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, ये कौन सी थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इसकी ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन क्या थी, पहली कोरोजन। सेकेंड एप्लीकेशन कहाँ है डेली लाइफ में और हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या मतलब कि सबसे ज्यादा डेली आप सबको पता होगा। सेकेंड एप्लीकेशन है सर रेंसिडिटी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है सर, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, विक्रयगंधीता। रेंसिडिटी का मतलब होता है विक्रयगंधीता। अब मैं बताता हूँ इसके नेम से, पहले हिंदी में समझना। सर जो खाना
हम बनाते हैं जिसमें ऑयल होता है, फैट होता है, यानी कि जो ऑयली और जो फैटी फूड आइटम्स हैं, ठीक है, उनको जब आप बाहर खुला रख देते हैं, विदाउट कवर किए रख देते हैं उस खाने को, तो हमारे एयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर की, वो उस खाने के साथ कांटेक्ट में आती है और एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस उस खाने के अंदर प्रेजेंट ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट करती है और उसमें ऐड हो जाती है क्या, ऑक्सीजन। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना किसका, फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन आवर फूड, हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना। क्यों हो जाता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें फैट और ऑयल था, उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, उसी को आप कहते हैं रेंसिडिटी। और यदि हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो फूड था ना बेटे, उसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी, एक अनप्लीजेंट स्मेल आएगी और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अनप्लीजेंट स्मेल आती है और अनप्लीजेंट ही टेस्ट आता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो हम बोलते हैं सर जो फूड था ना हमारा वो रेंसिड हो गया है, उसका विक्रय गंदीता हो गया, उसमें तो सिर्फ गंध आ रही है, और विक्रय मतलब वो क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो जाने से फूड का क्या हो जाता है, टेस्ट और स्मेल दोनों आने स्टार्ट हो जाती है, वो गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको आप नहीं खा सकते, वो अनएडिबल हो जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो आप लोग देखिए जरा, रेंसिडिटी का मतलब क्या है, मैंने बताया सर, द एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, मुझे डेफिनेशन रिटन ही नहीं है, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर के कारण ऑक्सीडेशन, एयर वाली ऑक्सीजन ही तो ऐड हुई थी। द एरियल ऑक्सीडेशन किसका होता है, एरियल ऑक्सीडेशन फूड का, खाने का, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कौन से फूड का, कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जिस फूड में क्या होता है, तेल होता है या फैट होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। और आपको कैसे पता लगेगा कि फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, हाउ वी केम टू नो दैट कि आवर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कैसे पता लगेगा, बाई वी मार्क्ड इट बाई अनप्लीजेंट, हमें कैसे पता लगता है, मार्क कैसे करते हैं हम, मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल, पहले तो स्मेल करके देखते हैं, एंड टेस्ट। भाई एक सिंपल एग्जांपल देखना, भाई आपने घर में है ना, फॉर एग्जांपल आपने घर में पकोड़े बना के रखे, ठीक है, तो आप चले गए 2 या 4 दिन के लिए घूमने गई बाहर, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा, घूमने चले गए बाहर और पकोड़े बच गए घर में ही, आप उनको घर के अंदर ही भूल गए, ठीक है, आप 4 दिन के बाद आए, ठीक है, तो आप आकर सबसे पहला काम क्या करोगे, आप चेक करोगे उन पकौड़ों को, ठीक है, उन पकौड़े को उठा के आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्मेल करके देखते हैं ठीक तो नहीं, खराब है कैसे है, फिर यदि समझ में नहीं आया ना स्मेल से, तो हम क्या करते हैं, उनको टेस्ट करके देखते हैं, समझ में यही बात। और जो पकौड़े थे ना बेटे वो ऑयल से बने थे, ऑयल के अंदर हम उनको फ्राइड किया था, तो ऑयल का जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने लगा था तो उस ऑयल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है, उस फूड में से, फिर पकौड़े में से यदि गंध आनी, स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है ना, तो हम बोल देंगे सर इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया है। इस पूरी टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं कि फूड जो है ना हमारा वो रेंसिड हो गया है, उसकी रेंसिडिटी बोलते हैं बेटे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड containing fats and oil marked by unpleasant smell and taste is known as rancidity, clear। अब how we can protect rancidity, यहाँ पर देखिए methods to prevent or reduce rancidity, कि आप फूड को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, आप उस फूड को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, या फिर आप रेंसिडिटी की रेट को, उस फूड के ऑक्सीडेशन होने को कैसे, बट रेंसिड होने को बचाने का मतलब क्या है कि हम फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होना देना चाहते ना, रेंसिड होने से बचाने का मतलब क्या है कि हम उस फूड को क्या नहीं होने देना चाह रहे,
हम उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होना देना चाहते, तभी हम उसको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, क्या क्या तरीके हैं वो। पहली चीज़ आप मुझे बताओ, आप खाने को यदि 1 या 2 दिन के लिए ठीक रखना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर में रख दो खाने को, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप खाने को फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से क्या होगा, कैसे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्यों खराब नहीं होगा जल्दी। मैं ये नहीं कह रहा खराब ही नहीं हो, खराब तो होगा वो, लेकिन उसके खराब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, लो, और लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ को हम टेम्परेचर देंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी ना, जितनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करवाएंगे उतनी फास्ट होगी। ठीक है, लेकिन फ्रिज के अंदर की जो ऑक्सीजन गैस है वो कूल है, वो ठंडी है, उसका टेम्परेचर लो है, तो वो उस खाने के ऑयल के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेगी। तो 2-3 दिन हमारी सब्जी बच जाती है फ्रिज के अंदर। ठीक है, 1.5-2 दिन के लिए हम फ्रिज के अंदर सब्जी डाल के रख देते हैं ना, क्यों, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन का टेम्परेचर लो, वो जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगी, वो धीरे रिएक्ट करेगी, तो 1-2 दिन हमारी सब्जी चल जाएगी। ठीक है, तो बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। दूसरा क्या है, बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम लाइट। अवे फ्रॉम लाइट का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम लाइट का मतलब है कि बेटे कि आप खाने को, ठीक है, लाइट से दूर रख देंगे। तो यदि लाइट के नियर रखेंगे तो क्या होगा, पहले ये सोचो। लाइट के नियर रख देंगे तो लाइट के नियर तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइट एनर्जी से हीट भी तो निकलती है, तो लाइट एनर्जी जहाँ पर होगी वहाँ पर तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा एयर का, और एयर का यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन जल्दी से रिएक्ट कर जाएगी। और यदि लाइट से दूर रखेंगे तो क्या होगा, लाइट से दूर रखेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, बस। ठीक है, थर्ड, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में रखें। एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा, यानी कि वहां पर वैक्यूम होगा, वहां पर ऑक्सीजन गैस होगी ही नहीं। यदि ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या है कि बाहर से और ज्यादा ऑक्सीजन अब नहीं आएगी। हमने उसको एनवायरनमेंट से क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर दिया उस कंटेनर, वहां पे खाना रख दिया। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो कंटेनर में थी वो तो रिएक्ट कर लेगी, लेकिन फर्दर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी उसको, फिर ऑक्सीडेशन के लिए फर्दर ऑक्सीडेशन तो मिलेगी नहीं बाद में, तो उसका ऑक्सीडेशन थोड़ा प्रिवेंट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड तो ये समझना है। ठीक है, मैं 2 मेथड आपको और बता रहा हूँ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेंसिडिटी, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, वो 2 मेथड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 2 मेथड क्या क्या है देखो जरा। एक तो क्या है बेटे, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दीजिए। ठीक है भाई, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। यदि आप खाना बनाते टाइम खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स डालने से उस खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो खाना जल्दी से खराब भी नहीं होगा। अब समझ लो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बेटे, मुझे बताओ ये एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है, अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। किसका अपोजिट, ऑक्सीडेशन का। भाई जो ऑक्सीडेशन को अपोज करते हैं वो रिडक्शन को सपोर्ट करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बताओ। जो सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट्स का मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है, एंटी का मतलब अपोजिट, किसके अपोजिट, ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन के अपोजिट। जो ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा वो रिडक्शन का तो क्या होगा, सपोर्ट में होगा। और यदि रिडक्शन के सपोर्ट में होगा
तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स which prevent the oxidation of food। जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सर 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स बताइए जो यूज करते हैं खाने में। 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम खाने में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो ध्यान से सुनने लगते हैं। पहला कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है BHA और दूसरा कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है BHT। ये BHA और ये BHT, ये 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, खाने में ऐड करवाते हैं। ठीक है। BHA का मतलब क्या होता है? इस BHA का मतलब है बेटे, फुल फॉर्म है इसकी बुटाइलेटेड, BUTYLATED, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और A का मतलब है एनिसोल, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT का मतलब सेम है, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और यहां पर है टोलुइन, TOLUENE, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, TOLUENE। ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात बेटे, मैं क्या बता रहा हूँ। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी। ठीक है। बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होने देंगे वो। ठीक है। और 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम खाने में यूज करते हैं, पेपर में पूछा जाता है, BHA और BHT। BHA का मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT का मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट लास्ट मेथड हमारे पास, वापस आके इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5th बहुत आसान है बेटे, सबको पता है। चिप्स याद आ गया सबको? कुरकुरे, उनके जो पैक्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। किससे फिल्ड किए जाते हैं? नाइट्रोजन गैस। यानी कि आप फूड को पैक कर दो विद नाइट्रोजन गैस बाय कीपिंग द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। आप नाइट्रोजन गैस को स्टोर कर दो, पैक कर दो, इसके साथ नाइट्रोजन गैस के साथ खाने को, ऑयली फूड को। ठीक है। तो उससे क्या होगा? उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन है ये। जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट में जो हवा भरी होती है ना बेटे, वो नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि चिप्स, लेज, कुरकुरे ये सब के सब क्या होते हैं? ऑयली खाना है, ये फ्राइड किए जाते हैं ऑयल के अंदर। तो यदि आप इनको वैसे पैकेट्स में, यदि इनके कांटेक्ट में, क्योंकि ये तो काफ़ी दिनों तक स्टोर रहते हैं दुकानों के पास, ये तो है नहीं कि भाई जिस दिन बने उसी दिन खा लेते हैं, है ना। ये तो काफ़ी दिन, साल भर पड़े होते हैं, 6 महीने पड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन पैकेट्स के अंदर डाल करके और उनके साथ में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भरने से होगा क्या? सुन लो ध्यान से। नाइट्रोजन गैस बेटे एक अनरिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव मतलब वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। तो जब नाइट्रोजन गैस उन चिप्स के कांटेक्ट, खुद तो नाइट्रोजन गैस उन चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ऑयल के साथ रिएक्ट, खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, वो ना खुद रिएक्ट करेगी ना, और खुद ने उसको क्या कर लिया, खाने को सराउंड कर लिया, ऑक्सीजन को भी उसके कांटेक्ट में आने नहीं देगी। ना तो नाइट्रोजन गैस खुद रिएक्ट करेगी ना ऑक्सीजन को आने देगी कांटेक्ट में। तो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन गैस क्या कर लेती है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर लेती है। मेन बात क्या थी, नाइट्रोजन जो होती है बेटे वो अनरिएक्टिव गैस होती है, ये मेन पॉइंट था। ये ना तो खुद रिएक्ट करेगी ना उसको आने देगी।
तो बेटे ये लेक्चर है ना, दोनों क्लासेस लाइव दिए, ठीक है। अब तुम्हारे चक्कर में ना मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग सुधर जाइए, ठीक है। क्लासेस आकर लीजिए लाइव बेटे, ठीक है। इतने ज़्यादा बिजी भी मत बनिए, ठीक है। मुझे बार बार लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर दिए दोनों लेक्चर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। लाइव क्लास में बेटे मैं ऐसी एक एक बात आपसे पूछ के आगे बढ़ता हूँ, तो आप लोग ऐसा मत करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, लाइव आके जरूर देखो, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने बंद कर दूँगा फिर, ठीक है जी। फिर आप जानो, आपका काम जाने। क्लियर बेटे बात? चलिए ओके, यहाँ तक करो अच्छे से, इनको करो ध्यान से, ठीक है। चलिए बाय।